आइए दोस्तों, हम जानकारी लेंगे इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की जो परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। 1922 के चौरा-चौरी कांड तक हमने पहली वीडियो में घटनाओं की चर्चा कर ली थी। अब 1922 के बाद 1922 में चौरा-चौरी कांड जो होता है तो उसमें लगभग 20+1 पुलिसकर्मियों को एक चौकी में बंद करके असहयोग आंदोलनकारियों द्वारा जला दिया जाता है। तो एक बड़ी मात्रा में हिंसा होती है। जब हिंसा होती है तो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, किंतु यहाँ पर महात्मा गांधी को दोषी बताकर और इन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इन्हें उठा के जेल में डाल दिया जाता है महात्मा गांधी को। 1922 के बाद 1923 आती है। 1923 में कांग्रेस से एक सदस्य थे CR दास। तो 1923 CR दास कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। कब? 1923 में। अच्छा, जो चौरा-चौरी कांड हुआ था वह 5 फरवरी को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरा-चौरी कांड। तो 1923 अगली घटना देखेंगे। 1923 में CR दास 1923 में CR दास कांग्रेस पद से इस्तीफा देते हैं 1923 में। और कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के बाद ये मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर ये स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1923 में। तो 1923 में ही मोतीलाल नेहरू व CR दास स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में। 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल एक क्रांतिकारी थे। सचिंद्र नाथ सन्याल उन्होंने 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 1925 में इन्हीं HRA के सदस्यों द्वारा लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली रेलगाड़ी को काकोरी नामक स्थान पर लूट की, जैसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना गया। अभी तक इतिहास में ये काकोरी कांड के नाम से जाना गया था, लेकिन 2021 में PM मोदी द्वारा ये काकोरी कांड नाम हटाकर इसे काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया। भारतीयों द्वारा जो ये कार्य किया गया था ये कोई कांड नहीं था, ये एक एक्शन लिया था। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा एक एक्शन लिया गया था जिसे मोदी द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन बोला गया। ये कभी इतिहास में काकोरी कांड के नाम से चर्चा में रहा था। तो 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हुई। काकोरी ट्रेन एक्शन और ये लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली रेलगाड़ी लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली रेलगाड़ी लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली रेलगाड़ी को कुछ क्रांतिकारियों ने लूटा। जब ये लूटी जाती है तो 1927 में इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर इन पर मुकदमा चलता है और 1927 में इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो इसमें फांसी की सज़ा 4 व्यक्तियों को सुनाई गई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन के तहत जो फांसी सज़ा सुनाई गई थी वह 4 व्यक्तियों को सुनाई गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। यहाँ पर 4 व्यक्तियों को फांसी सज़ा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। हाँ, इन 4 व्यक्तियों को काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन के तहत सजा सुनाई गई थी, जो फांसी दी गई थी। यहाँ पर भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो इसके तहत नहीं की थी। भगत सिंह को दी गई थी 1931 में, वह दी गई थी सैंडर्स हत्या के केस में। जब भगत सिंह ने
असेंबली में बम भी फेंका था, उसमें किसी के न मरने के कारण भगत सिंह को रिहा कर दिया गया था। तो यहाँ पर इसलिए चर्चा में ले आए भगत सिंह को क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, टेट, सीटेट, सुपर टेट और रेलवे लेखपाल जैसी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से किसे काकोरी कांड के तहत फांसी नहीं दी गई। परीक्षा में पूछा गया, अब काकोरी कांड नहीं, अब काकोरी ट्रेन एक्शन नाम जाना जाएगा। हो सकता है इतिहास के प्रश्नों में काकोरी कांड ही बोलते, काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन एक ही बात है। अगर पूछा था काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम किसने बदला, काकोरी कांड का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन किसने बदला, तो ये पीएम मोदी द्वारा बदला गया। अब परीक्षा में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, फिलहाल बदल दिया गया। तो जो काकोरी कांड के तहत जो 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी वह थे राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। 4 व्यक्ति थे। यहाँ पर विकल्प में एक व्यक्ति को बदल दिया जाता है। 4 में से बहुत ज़्यादा अभी तक 5-6 बार परीक्षा में क्वेश्चन आया, उसमें हर बार भगत सिंह को नाम रखा गया कि काकोरी कांड के तहत निम्न में से किसे फांसी नहीं दी गई। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को हटा दिया जाता और भगत सिंह का नाम रख दिया जाता। अगर आप सावधानी से पढ़कर नहीं गए हैं तो आप तो सोचेंगे भगत सिंह को तो फांसी दी गई थी, लेकिन आप क्लियर ये नहीं आपने जानकारी ली भगत सिंह को किस केस में दी गई थी, तो आप यहाँ पर भाई साहब कच्चा खा जाएंगे। अर्थात आप भगत सिंह का टिक लगा सकते हैं क्योंकि ऐसा बहुत स्टूडेंट्स ने किया था कई बार। सन 17 में जो जूनियर वर्ग का 8 वर्ग का यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को यहाँ 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां भारत की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम कौन थे? मुस्लिम। भारत की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम मुस्लिम थे अशफाक उल्लाह खां। ये पहले मुसलमान थे जो भारत की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़े थे। कई बार परीक्षा में ये भी पूछा गया। ये जो राम प्रसाद बिस्मिल थे तो यूपी की जीएस में कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन ऐसे 4 व्यक्तियों में से कौन थे जिनके तार मैनपुरी जिले से जुड़े हुए थे। तो मैनपुरी का एक पड़ता है स्थान अराऊ। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने अराऊ में अपनी काफ़ी दिनों तक यहाँ पर जीवन बिताया था और शिक्षा ग्रहण करी थी मैनपुरी के अराऊ से। तो यहाँ पर अराऊ में इन्होंने अपने कई साथियों को, लगभग बताया जाता है इतिहासकारों द्वारा कि लगभग इन्होंने 60 अपने साथियों को एकत्र कर और आंदोलन में शामिल किया था। तो यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी दी जाती है तो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मैं देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूँ, हम देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूँ, पुनः जन्म लूँगा और फिर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे। तो इनकी बात सुनने के बाद अशफाक उल्लाह खां कहते हैं कि मेरे मजहब में पुनर्जन्म की बात ही नहीं होती, अगर मैं हिंदू होता तो पुनः जन्म लेता और देश की आज़ादी के लिए फिर फांसी पर चढ़ता। ये अशफाक उल्लाह खां कहते हैं। अर्थात अशफाक उल्लाह खां भारत की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम थे। 1927 में 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई और 1927 में ही लंदन में साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था? साइमन कमीशन का गठन हुआ था कि अंग्रेजों द्वारा जो न्याय व्यवस्था भारत में भेजी जा रही है, जो कानून व्यवस्था अंग्रेजों से कानून बन के आया करते थे, कहीं चार्टर एक्ट, कहीं भारत सरकार अधिनियम, अंग्रेजों द्वारा जो भारत में कानून भेजे जाते थे वह कानून किस तरीके से लागू हो रहे हैं और उनके असर क्या दिख रहे हैं। तो इनकी जांच करने के लिए, ये न्याय व्यवस्था भारत में सुदृढ़ है या कैसी है, ये जांच करने के लिए भारत में आया था साइमन कमीशन। 1927 में इसका लंदन में गठन हुआ और 1928 में ये दिल्ली आ पहुंचा। 1928 में दिल्ली आ पहुंचा तो इसके विरोध में लाला लाजपत राय ने आंदोलन प्रारंभ किया। अच्छा, आंदोलन क्यों प्रारंभ किया था? कि वही न्याय बनाने वाले, वही भारतीयों को प्रताड़ित करने वाले, कठोर क्रियाएं लागू करने वाले जिन्होंने न्याय बनाया और वही भारत में न्याय की जांच करने आए हैं। तो क्या जांच करते भाई? ये तो जितना भी अन्याय हो रहा होता उसको भी सही लिखे जाते। तो इस यहाँ पर सभी अंग्रेज ही इसमें शामिल थे। साइमन कमीशन में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। अतः इस वजह से लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन ने लाहौर में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया। तो यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी था सैंडर्स ने साइमन कमीशन वापस जाओ आंदोलन का लाठीचार्ज करा दी। लाला लाजपत राय का साइमन कमीशन वापस जाओ का आंदोलन था, उस पर सैंडर्स पुलिस अधिकारी ने लाठीचार्ज कराई। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय के गंभीर चोटें आई और लाला लाजपत राय 2 महीने बाद घायल होकर मर जाते हैं।
मतलब यहाँ पर गंभीर चोटें आती हैं और इलाज चलता है, लेकिन 2 महीने बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय ने घायल होने के बाद अर्थात मरने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील सिद्ध होगी। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील सिद्ध होगी। यहाँ पर लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है 1927 में। 1927 में ही साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 में 1928 में भगत सिंह द्वारा लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स पर बम फेंक दिया जाता है और सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। तो 1928 में सैंडर्स की हत्या, भगत सिंह द्वारा सैंडर्स की हत्या में ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव द्वारा कर दी जाती है कि हत्या भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव द्वारा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव द्वारा। बटुकेश्वर दत्त यानी होते हैं, बटुकेश्वर दत्त शामिल होते हैं लंदन असेंबली बम केस में। तो 1928 में सैंडर्स की हत्या भगत सिंह द्वारा कर दी जाती है और 1928 में ही अगली घटना 1928 में ही बारदोली सत्याग्रह 1928 में ही बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ होता है। इसमें बारदोली सत्याग्रह में सर्वाधिक महिलाओं का सहयोग होता है, सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी होती है। बारदोली सत्याग्रह नेतृत्व करते हुए वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह की नेतृत्व करते होते हैं। तो बारदोली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है। तो 1928 में सैंडर्स की हत्या और 1928 में बारदोली सत्याग्रह चला था। 1928 में ही HSRA की स्थापना होती है। HSRA पहले था HRA के सदस्यों ने जब काकोरी ट्रेन एक्शन किया तो इसके सदस्य लगातार पकड़े जा रहे थे। उसमें 4 व्यक्तियों को उसमें फांसी सजा भी दे दी गई थी। तो HRA संगठन को समाप्त कर दिया गया। HRA के एक सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद ने HSRA की स्थापना की। पहले था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अब ये बन गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना ये की जाती है फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली। इसकी स्थापना की जाती है फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में HSRA की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा की जाती है। और इसमें भाई HRA के सदस्य फिर इसमें बचे हुए शामिल हो जाते हैं, जैसे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, ये सब शामिल हो जाते हैं। तो HSRA के सदस्यों द्वारा अर्थात 2 सदस्य जाते हैं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 2 सदस्य जाते हैं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा 1929 में लंदन असेंबली में बम फेंका जाता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा 1929 में लंदन असेंबली में बम फेंका जाता है। तो ये दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। ये HSRA के सदस्य होते हैं। इन्हें वहाँ लंदन में सांसदों की बैठक होनी होती है। उससे पहले लोगों को जानकारी हो जाती है कि बैठक होनी है। तो ये उसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उसमें बम लेकर पहुँच जाते हैं। लेकिन सभा आयोजित होने से पहले लगभग 2 घंटे पहले, मान लिया सभा आयोजित होनी थी 10 बजे से, तो ये 2 घंटे पहले अर्थात 8 बजे ही जल्दी प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात 8 बजे ही उसमें खाली बेंचों पर अपना बम फेंक देते हैं। तो ये दोनों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इन पर मुकदमा चलता है। तो उसमें इनसे पूछा जाता है भाई आपने बम क्यों फेंका।
तो इन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेजी अधिकारियों के बहरे कानों में आवाज़ घूसना चाहता हूँ, आवाज़ ठूसना चाहता हूँ। तो इनसे पूछा गया कि आपने खाली बेंचों पर मुक्के में फेंका, तो इन्होंने बताया कि हमें किसी को मारने की मेरी कोई मंशा नहीं थी, हम केवल अंग्रेजी अधिकारियों के कान में आवाज़ पहुँचाना चाहते थे। वो साफ तरीके से पहुँच नहीं रही थी, वो हमने बम फेंक कर पहुँचाई। तो इन्हें इस असेंबली बम केस में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को माफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति की हानि हुई नहीं, कोई मरा नहीं था, इसलिए इन्हें यहाँ से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन तो 1931 में भगत सिंह के 3 साथियों के साथ, भगत सिंह को 3 साथियों के साथ सैंडर्स हत्या केस में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है 1930 में। अच्छा है ना, फांसी पर चढ़ाया जाता है वो 23 मार्च 1931 चढ़ाया जाता है, लेकिन 1930 में भी काफ़ी घटना हुई थी। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, चटगांव की क्रांति हुई, चटगांव की शस्त्रागार में लूट, चटगांव की क्रांति, चटगांव की शस्त्रागार लूट, चटगांव के शस्त्रागार लूट हुई, चटगांव की शस्त्रागार लूट हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी द्वारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चला। प्रथम बार ये महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम बार स्वाधीनता की घोषणा की गई, प्रथम बार स्वाधीनता की घोषणा की गई। ये की गई थी नेहरू द्वारा, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम बार स्वाधीनता की घोषणा की गई। इन्होंने 31 दिसंबर मध्यरात्र 12 बजे, 31 दिसंबर को मध्यरात्र 1923 में इन्होंने रावी नदी के किनारे इन्होंने घोषणा करी थी, हम स्वतंत्र हो गए हैं और हम हर 26 जनवरी को आज से घोषणा करते हैं कि मैं प्रत्येक 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इन्होंने घोषणा तो स्वाधीनता कर दी थी 31 दिसंबर 1923 को, मध्यरात्र में करी थी। तो ये 1923 को कभी 1931 में ही माना जाता है। पूछा जाता है तो भारत में पहली बार स्वाधीनता घोषणा कब करी गई थी, तो 31 दिसंबर 1923 को अथवा 1931 को करी गई थी। ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। इन्होंने रावी नदी के किनारे मध्यरात्र में घोषणा कर दी थी हम स्वाधीन हो चुके हैं और हम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी से मनाना प्रारंभ करेंगे। तो 1930 के बाद प्रत्येक 26 जनवरी अर्थात 1931 में 26 जनवरी 1931 को पहली बार देशव्यापी रूप में तिरंगा लहराया गया और स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो सबसे पहले स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, वह मनाया 26 जनवरी 1931 को, जबकि सर्वप्रथम स्वाधीनता की घोषणा कब करी हुआ, करी 31 दिसंबर 1930 को ये करी गई थी। तो लगातार 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे, किंतु मेरा देश आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। भारत आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, जबकि हम अभी तक लगभग 17 साल से हम स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे 26 जनवरी को। अब हमारा स्वतंत्रता दिवस मनने लगा, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनने लगा। तो जो 26 जनवरी को काफ़ी समय से स्वाधीनता दिवस जो मनाते आ रहे थे वह दिन सूना हो गया। अब आज़ादी हो गई 15 अगस्त को, तो हम 15 अगस्त को आज़ादी मनाने लगे, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। फिर भारतीय विद्वानों द्वारा कहा गया कि 26 जनवरी जो हम 17 साल से जो इंतज़ार कर रहे हैं 26 जनवरी आने का, तो उसको पुनः आबाद किया जाए। पुनः आबाद करने के लिए क्या किया जाए, तो फिर 26 जनवरी को गणतंत्र लागू किया जाए। तो गणतंत्र दिवस अर्थात संविधान लागू तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान के कुछ भाग, संविधान अंगीकृत हो गया था, संविधान के कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, किंतु रोक दिया गया और ऐसे 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया। तो पहली बार स्वतंत्रता की घोषणा तो 26 जनवरी को हुई थी, किंतु बाद में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया।
तो 1923 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। चटगांव की क्रांति शस्त्रागार में लूट हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। प्रथम बार स्वाधीनता घोषणा हुई थी। और दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा चली थी। दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा जो दांडी यात्रा चली थी, ये चली थी साबरमती से अहमदाबाद तक। साबरमती से अहमदाबाद तक दांडी यात्रा चली थी और नमक कानून तोड़ा गया था। दांडी पहुंचकर अहमदाबाद के दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर वहां पर नमक कानून तोड़ा गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। फिर चटगांव की क्रांति हुई। चटगांव क्रांति के जो मुखिया थे वह थे सूर्यसेन। चटगांव क्रांति के मुखिया सूर्यसेन थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। चटगांव की क्रांति ये हुई थी बंगाल में। चटगांव क्रांति ये हुई थी बंगाल में। बंगाल अब जो बांग्लादेश में पड़ता है, यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर नेतृत्व किया था, चटगांव की क्रांति का नेतृत्व किया था ये सूर्यसेन ने। यहाँ पर क्या हुआ था कि बांग्लादेश या बंगाल में एक पुलिस चौकी में यहाँ पर नेशनल आर्मी के सदस्यों ने जो सूर्यसेन ने एक टीम का गठन किया था, उसका नाम था रिपब्लिकन आर्मी। सूर्यसेन ने एक टीम का गठन किया था, उसका नाम था रिपब्लिकन आर्मी। तो सूर्यसेन की टीम या सूर्यसेन की संस्था रिपब्लिकन आर्मी द्वारा चटगांव नामक स्थान पर एक चौकी में पुलिसकर्मियों के शस्त्रागार में इन्होंने सारी बंदूकें लूट ली और सब कारतूस लूट लिए। सभी बंदूकें कारतूस लूट लिए और उसमें जितने पुलिस वाले उपस्थित थे उस समय उन सबको मार दिया, मौत की घाट उतार दिया। ये सब घटना होने के कारण सूर्यसेन को फांसी की सज़ा सुनाई गई। सूर्यसेन को जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो इसका विरोध, सूर्यसेन की फांसी की सज़ा का विरोध करने के लिए दो महिलाएं थीं जिन्होंने पुलिस अधिकारियों की हत्या कर बदला लिया। पुलिस अधिकारियों की हत्या करी थी वह दो महिलाएं थीं, एक बीना दास और एक थी सुनीत चौधरी। तो सूर्यसेन की फांसी का बदला किन दो महिलाओं ने लिया था? वह बीना दास ने लिया था और सुनीत चौधरी ने लिया था। ये दो पुलिस अधिकारियों को गोली मारकर इन्होंने बदला लिया था। तो उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। अंग्रेजों के लगातार अत्याचार बढ़ रहा था और इनकी नीति किसी भी कानून को लागू करने के लिए कहें तो आप विनय पूर्वक हाथ जोड़ के कहता भैया हम तुम्हारे कानूनों को लागू नहीं कर पाएंगे। सविनय अवज्ञा, इनकी आज्ञा ना माने, इनकी आज्ञा की अवज्ञा करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया। प्रथम बार स्वाधीनता की घोषणा ये जवाहरलाल नेहरू ने करी और दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने साबरमती से अहमदाबाद तक की और पहली बार नमक कानून तोड़ा गया। 1923 में काफ़ी घटनाएं हुई। उन्नीस सौ इकतीस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वह था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, वह लिया था 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में। तो महात्मा गांधी के दो क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में लिया था। पूछा था ऐसा कौन सा व्यक्ति था, भारतीय नागरिक था, जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? वह थे B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जब महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, इससे पहले कुछ दिनों पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। जब महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं तो उस समय सभी भारतीय और सभी अंग्रेजों के मन में मनसा होती है कि हो सकता है महात्मा गांधी ये गोलमेज सम्मेलन में लंदन भाग इसीलिए लेने जा रहे हो कि इनकी फांसी की सज़ा माफ़ कराने का प्रस्ताव रखें। लेकिन इस प्रकार का महात्मा गांधी ने वहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी के प्रस्ताव की किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करी। ये लौट आते हैं। जब महात्मा गांधी वहाँ से किसी प्रकार की चर्चा न किए जब लौट आते हैं तो ये कांग्रेस के अधिवेशन में
बुलाए जाते हैं। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कराची का। 1931 में जब कराची का कांग्रेस अधिवेशन होता है उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस में भाग लेने जाते हैं। कुछ लोगों के कहने पर ये उसमें भाग लेने जब जाते हैं सदस्यता ग्रुप में, जब भाग लेने जाते हैं अधिवेशन को, तो वहाँ पर अध्यक्षता उस समय करी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी होती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता के समय कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। जब महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं और उसमें अध्यक्षता होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल से अंदर ही अंदर नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाते हैं। अगर अब सरल भाषा में बात करी जाए कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था, तो कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। जब वहाँ पर कुछ प्रमुख व्यक्तियों द्वारा जो एक मनोनीत किया गया था, हाँ भारत के में है तो गणतंत्र लागू, भारत में चुनाव के द्वारा कराए गए थे, जबकि भारत में पहले राष्ट्रपति और पहले प्रधानमंत्री और पहले उपराष्ट्रपति मनोनीत बने थे। उसके बाद 1950 में चुनाव होने के बाद तब ये निर्वाचित हुए थे। तो भारत में सर्वप्रथम जो प्रधानमंत्री बने थे वह बने थे मनोनीत रूप में बने थे जवाहरलाल नेहरू। अब वहाँ पर प्रधानमंत्री पद के लिए कई लोग दावेदार होते हैं। जब पहली बार मनोनीत किए जाते हैं तो किन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, उसमें चुनाव हुआ नहीं था। कुछ वरिष्ठ नागरिक थे, उन्हीं को बैठ के आपस में अपने मन से चुन लिया जाए, ये प्रक्रिया लागू हुई थी। तो वहाँ पर कई लोग प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हो रहे थे मनोनीत में। तो वहाँ पर दो व्यक्तियों का बहुमत सबसे ज़्यादा रहा था। नंबर 1 पर रहा था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और नंबर 2 पर रहा था जवाहरलाल नेहरू का। अर्थात कहा जाए तो कुल मतों का 2/3, कुल जो मतदान मनोनीत के रूप में हुआ था, कुल मनोनीत व्यक्तियों का 2/3 जो मत था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ था, और 1/3 मत मात्र 3 में से 2 हिस्से पटेल की तरफ थे, जबकि 1 हिस्सा केवल नेहरू की तरफ था। तो जब नेहरू की तरफ था तो पूछा गया भाई कि नेहरू में क्या कमी है, गांधी जी द्वारा पूछा गया। तो वहाँ पर मनोनीतियों ने ये कह दिया था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये उम्रदराज भी हैं, इन्हें दूसरे की भाषाओं का ज्ञान भी अच्छा है और अच्छे वकील भी हैं। दोनों ने लंदन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से दोनों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी और मोतीलाल वो जवाहरलाल नेहरू ने भी, दोनों ने वकालत की पढ़ाई करी थी। तो बताया गया कि जो ये उम्रदराज भी हैं, इन्हें निर्णय लेने में अच्छी जानकारी है, तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को अधिक लोगों ने चुना था। तो ये बात जब चुना तो इसमें जवाहरलाल नेहरू नाराज़ हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जिस व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता ज़्यादा है तो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दीजिए। भाई हमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो मैं आपके भारत के किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे और हम तुम्हारी बैठक से बाहर चले जाएंगे। भाई साहब जवाहरलाल नेहरू वहाँ से नाराज़ होकर चले जाते हैं। नाराज़ होकर चले जाते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर मंशा की बात करी जाए तो गांधी जी की मंशा थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री ना बने, क्योंकि इनकी बहुत दिनों से पहले से ही मन में अनमन हो चुकी थी। तो उसमें जब जवाहरलाल नेहरू नाराज़ होकर चलने लगते हैं तो इशारा एक बार करते हैं गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ, भाई आप उम्रदराज भी हैं और आप समझदार भी हैं। जवाहरलाल नेहरू एक बालक है, ये रोड के जा रहा है, तो क्या सही रहेगा आप बताइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि भाई उन्हें रोड के मत जाने दीजिए, और क्या बताएं, हम समझदार हैं तो उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। बस जैसे ये बात कही जाती है तो गांधी जी द्वारा तुरंत हस्ताक्षर करा दिए जाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल हस्ताक्षर कर देते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। तो फिर ये बन जाते हैं जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को फिर उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, जबकि हमारे भारत संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है। उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और इन्हें गृह मंत्री बना दिया जाता है। गृह मंत्री बना दिया और सभी प्रांतों को एकत्र करने की इन्हें शक्ति दी जाती है। सभी प्रांतों को आप एकत्र करें, भारत को अखंड बनाएं, इन्हें शक्ति दी जाती है। तो ये गृह मंत्री बनते हैं और प्रांतीय समिति के ये अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया। 1931 में ही 23 मार्च 1931 को ही 3 व्यक्तियों को सैंडर्स की हत्या के केस में फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। वह होते हैं राजगुरु
सुखदेव, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दे दी जाती है, जबकि इन्हें जो नामित करी जाती है फांसी की सज़ा वह करी जाती है 14 फरवरी को। 14 फरवरी दी जाती है और 23 मार्च को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है 1931 को। अच्छा, इनकी फांसी मार्च से पहले, मार्च से फरवरी, मार्च मतलब मार्च से एक माह पहले, लगभग 27 फरवरी को, लगभग 27 फरवरी को इनकी सज़ा को माफ़ कराने के लिए कुछ वरिष्ठतम व्यक्तियों से सलाह लेने जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जवाहरलाल नेहरू से इलाहाबाद में इनके आनंद भवन में सलाह लेने के लिए गए होते हैं। वहाँ से जैसे ही निकलते हैं तो कुछ दूरी पर पहुँच पाते हैं अल्फ्रेड पार्क में। कौन? सुभाष चंद्र बोस, सॉरी चंद्रशेखर आज़ाद। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को इनकी फांसी होने से पहले माफ़ कराने के लिए कुछ वरिष्ठतम लोगों से मिलने जाते हैं, अर्थात ये आनंद भवन में जाते हैं जवाहरलाल नेहरू से मिलने और सलाह लेने इनकी फांसी को माफ़ कराया जाए। लेकिन वहाँ से जैसे ही निकलते हैं तो कुछ दूरी पर ये अल्फ्रेड पार्क में जाके पुलिस अधिकारियों द्वारा घेर लिए जाते हैं, अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा घेर लिए जाते हैं। तो ये एक जामुन के पेड़ से ये छुप कर काफ़ी देर तक ये गोलियां सहन करते हैं, लेकिन वहाँ से भाग नहीं पाते हैं और एक गोली इनके पास बचती है तो स्वयं अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। तो एक विद्वान द्वारा या एक कवि द्वारा लिखा गया है कि गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी उनकी पास न आने की, गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी उनकी पास न आने की, कहते थे जीवित होगा ये क्या जाने गोली कब खन की। उन्होंने पिस्तौल की गोली थी अपनी करपटी में रखी और मार ली। तो अंग्रेजी अधिकारियों को ये नहीं पता था कि इसने अपनी गोली स्वयं मार ली। तो गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी उनके पास न आने की, गिर गया उसके पास भी, उनके पास न आने की, कहते थे जीवित होगा ये क्या जाने गोली कब खन की। नहीं, लोगों को जानकारी मिली। तो 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसके कुछ दिन बाद 23 मार्च को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी जाती है। 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 में ही गांधी अंबेडकर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में गांधी अंबेडकर समझौता हुआ। गांधी अंबेडकर समझौता को ही पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता। पूना पैक्ट के नाम से गांधी जी इस समय दलितों को एक शब्द की संज्ञा देते हैं, वो देते हैं हरिजन। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम 1931 में दलितों के लिए हरिजन शब्द बोला। दलितों के लिए हरिजन शब्द बोला। महात्मा गांधी ने कहा था, अच्छा, जब इन्हें दलित और अछूत समझा जाता था तब महात्मा गांधी ने कहा था, नहीं, आप अछूत और दलित नहीं हैं, आप हरि मतलब भगवान विष्णु के व्यक्तियों में से एक हैं। भगवान विष्णु के व्यक्तियों में से आप हरिजन के, आप हरि मतलब भगवान विष्णु के लोग हैं, आपको हरिजन शब्द की संज्ञा दी। और महात्मा गांधी ने यहाँ पर हरिजन संघ की स्थापना की। महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना की। महात्मा गांधी ने हरिजन संघ, महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना की। और महात्मा गांधी ने 1933 में एक समाचार पत्र निकाला, उसका नाम था हरिजन पत्रिका। हरिजन पत्रिका। तो हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये
महात्मा गांधी ने किया था। तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता होता है, वह हुआ था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट समझौता के तहत ही दलितों को हरिजन बोला और महात्मा गांधी ने ही हरिजन संघ की स्थापना की। और 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया और प्रकाशन किया और इसे निकाला। 1934 में जो चटगांव क्रांति हुई थी वह 1930 में हुई थी। तो 4 साल बाद 1934 में इन्हें फांसी दी गई थी। 1934 में सूर्यसेन को फांसी दी गई। 1934 में सूर्यसेन को फांसी दी गई। 1934 में सूर्यसेन को फांसी दी गई। इन्होंने किस पार्टी का गठन किया था? इन्होंने किया था रिपब्लिकन आर्मी। इन्होंने रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। सूर्यसेन की फांसी का बदला ही बीना दास और सुनीत चौधरी नामक 2 महिलाओं ने दो अधिकारियों की हत्या करके लिया था। 1934 में ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना J.P. नारायण अर्थात जयप्रकाश नारायण ने की थी। जयप्रकाश नारायण ने की। 1934 में इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी और इन्हीं ने 1974 में इन्होंने एक नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? J.P. नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने। जब इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, इसमें कांग्रेस थी और इसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इन्होंने इंदिरा गांधी के विरोध में ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इसमें सभी युवाओं को एकजुट किया था और उनकी सरकार गिरवा दी थी। इन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अतः इस आंदोलन में इनकी सफलता मिलने के बाद इन्हें लोकहितवादी कहा गया। लोकहितवादी हाँ, नागरिकों द्वारा या वहाँ की जनता द्वारा इन्हें लोकहितवादी की उपाधि दी गई। तो जयप्रकाश नारायण को लोकहितवादी के नाम से भी जाना गया। 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 एक अधिनियम आया था 1935 में, भारत सरकार अधिनियम। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था। संविधान में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का सर्वाधिक स्रोत कहाँ से लिया गया, सर्वाधिक भाग कहाँ से लिया गया, या भारतीय संविधान का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का सर्वाधिक स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, उसी में अधिनियम में कहा गया था कि भारत में एक प्रांतीय चुनाव कराए जाएं और यहाँ पर इनकी सरकार का गठन कराया जाए। तो 1935 के तहत भारत सरकार अधिनियम आया और उसके तहत 1937 में 2 वर्ष बाद प्रांतीय चुनाव हुए। 2 वर्ष बाद प्रांतीय चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं। इन प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस लगभग 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत बनाता है। कांग्रेस की जो सरकार बनती है ये 5 प्रांतों में बनती है और 2 प्रांतों में गठबंधन सरकार बनती है। 5 प्रांतों में जो पूर्ण सरकार बनती है वह कौन कौन से होते हैं? मद्रास, बिहार, उड़ीसा और MP मतलब मध्य प्रदेश और UP मतलब यूनाइटेड प्रोविंस। उसमें उत्तर प्रदेश नहीं था, उसमें था यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात संयुक्त प्रांत। तो कांग्रेस ने इन 5 प्रांतों में मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मिडिल प्रोविंस और उत्तर प्रदेश मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, ये मिडिल प्रोविंस था और ये यूनाइटेड प्रोविंस था। 5 प्रांतों में अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई 1937 में। 1940 में उधम सिंह द्वारा जनरल डायर की हत्या कर दी गई। जनरल डायर
जनरल डायर की हत्या कर दी जाती है। 1940 से 1945 तक 1940 से 1945 तक ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनते हैं विंस्टन चर्चिल। ये प्रधानमंत्री बनते हैं विंस्टन चर्चिल। ये कुख्यात व्यक्ति था। ये भारत के हितों में इसके कोई कार्य नहीं थे। इसने भारतीयों के लिए फिर एक लालच भेजा विंस्टन चर्चिल ने। ये भेजा 1942 में। तो 1942 में एक आया था, 1942 में भारत में आया था क्रिप्स मिशन। 1942 में भारत में आया क्रिप्स मिशन वही फिर जो कई बार ब्रिटिश सरकार द्वारा वादे किए गए थे कि भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करेंगे, भारतीयों की शिक्षा में सुधार करेंगे, भारतीयों की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, इनके कृषि के लिए सहयोग किया जाएगा, कई प्रकार के वादे किए गए थे। तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। जब क्रिप्स मिशन आता है तो वही पुराने वादे फिर लेके आता है। तो इसे महात्मा गांधी पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। क्रिप्स मिशन के वादों को महात्मा गांधी द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन आया। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, मतलब जिसकी डेट निकल चुकी है, ऐसा चेक बताया जिसकी डेट निकल चुकी है या जिसका भुगतान हो चुका है, ऐसी बैंक का ऐसे मतलब क्रिप्स मिशन को। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। 1942 में 1942 में ही वर्धा में एक बैठक हुई। 1942 में वर्धा में एक बैठक हुई, ठीक ना। तो एक प्रस्ताव हुआ वर्धा प्रस्ताव में पारित किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में एक प्रस्ताव पारित हुआ वर्धा प्रस्ताव, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये मुंबई, यहाँ से प्रस्ताव पारित हुआ और इसे लागू किया गया था। घोषणा जो करी गई थी वह मुंबई के ग्वालियर टैंक से करी गई थी। तो मुंबई के ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी द्वारा, ग्वालियर टैंक मैदान था, ग्वालियर टैंक मैदान में MK गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा करी गई। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा करी गई। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पास हुआ था वह वर्धा से पास हुआ था, वर्धा प्रस्ताव, और इसकी जो घोषणा हुई थी वह मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुई थी। ग्वालियर टैंक से जब इसकी घोषणा महात्मा गांधी द्वारा करी गई तो यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। इन सभी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए वह ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन जीरो ओवर। यहाँ पर इन सभी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीरो ओवर। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया ऑपरेशन जीरो ओवर। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया था। वह ब्रिटिश द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन जीरो ओवर, जिसमें महात्मा गांधी गिरफ्तार किए जाते हैं और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में रखा जाता है। तो परीक्षा में कई बार ये भी पूछा गया आगा खां पैलेस कहाँ है। आगा खां पैलेस ये पुणे में है। पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया कि नहीं, महात्मा गांधी को ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। ये आगा खां पैलेस पुणे में था। अब यहाँ पर जितने भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे वह सब गिरफ्तार धीरे धीरे किए जा रहे थे। तो ये आंदोलन भूमिगत हो गया। तो आंदोलन को भूमिगत जारी बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति था अरुणा आसफ अली। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन के सभी नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद इस आंदोलन को भूमिगत तौर पर किसने जारी रखा था। तो भूमिगत तौर पर जारी रखा था अरुणा आसफ अली ने। भूमिगत तौर पर जारी रखा था ऑपरेशन जीरो ओवर के बाद भी भारत छोड़ो आंदोलन को जो लगातार जो पारित चालू रखा था अरुणा
आसफ अली द्वारा। तो भारत छोड़ो आंदोलन भूमिगत रूप से जो जारी रखा गया था वह मौलाना आसफ अली द्वारा रखा गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था। उस समय भारत का जो गवर्नर था, जनरल गवर्नर, वह था लेन गो और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, पीएम था विंस्टन चर्चिल। अगली सरकार बनती है 1946 में क्लीमेंट एटली की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन मलाया प्रदेश में होता है। ये वहाँ से दिल्ली चलो का नारा देते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाए, INA। तो मलाया प्रदेश से INA के सदस्य आते हैं और 1945 में ये दिल्ली लाल किले पर आ जाते हैं। 1945 में ये दिल्ली लाल किला जो अंग्रेजों का अधीन होता है उनसे मुक्त करा लेते हैं और इस पर स्वयं कब्जा कर लेते हैं। INA के व्यक्ति दिल्ली लाल किले पर कब्जा कर लेते हैं, इस पर चढ़ाई कर देते हैं। जब दिल्ली लाल किले पर कब्जा कर देते हैं तो यहाँ पर ब्रिटिश सेना बड़ी मात्रा में आती है और वहाँ से लाल किले को मुक्त करा लेती है और INA के कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर बंदी बना देती है। तो इसका मुकदमा चलता है। तो INA के सदस्यों को रिहा करने में जो वकालत करी थी वह करी थी भूलाभाई देसाई ने। तो INA के या दिल्ली में गिरफ्तार जो INA के सदस्य हुए थे, इनके केस के जो वकालत करी थी वह करी थी भूलाभाई देसाई ने। यहाँ पर जो व्यक्ति गिरफ्तार किए थे वकील थे भूलाभाई देसाई ने। इसमें जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे INA के सदस्य दिल्ली पर, उन सभी को मुक्त भी करा दिया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। भाई 1940 से 1945 तक सरकार रही थी विंस्टन चर्चिल की। सरकार रही थी। तो इस समय 1945 में इनकी सरकार समाप्त होने के बाद फिर चुनाव होते हैं। तो इसमें लेबर पार्टी की तरफ से प्रमुख होते हैं क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली वादा कर देते हैं अगर ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो हम भारत को आज़ाद करा देंगे। तो 1945 के बाद 1946 में सरकार बन जाती है क्लीमेंट एटली की और लेबर पार्टी की। अर्थात भारत जब आज़ाद हुआ था उसमें ब्रिटेन में सरकार किस पार्टी की थी? वह लेबर पार्टी की थी। और भारत का जो ब्रिटेन में जो किस पार्टी की सरकार बनी थी? ब्रिटेन में जो सरकार बनी थी वह लेबर पार्टी बनी थी और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। तो जब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वह अपनी कैबिनेट में से, अपनी मंत्रिमंडल की कैबिनेट में से 3 व्यक्तियों को भेजते हैं। उसी मिशन का नाम होता है कैबिनेट मिशन। 3 व्यक्तियों को भेजते हैं जिसके मुखिया होते हैं सर पैथिक लॉरेंस और 2 व्यक्ति और आते हैं स्टीफर्ड क्रिप्स और सर अलेक्जेंडर। तो ये आते हैं। तो इनके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान निर्माण करने के लिए यहाँ पर बैठकें प्रारंभ हो जाती हैं। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान बनना प्रारंभ हो जाता है। 1946 में ही 14 अक्टूबर को हिंदू मुस्लिम दंगा भड़कता है। ये हिंदू मुस्लिम दंगा भारत में भड़कता है। ये 2 क्षेत्रों में भड़कता है क्योंकि जहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी उन क्षेत्रों में भड़कता है। एक तो संख्या ज़्यादा थी बांग्लादेश क्षेत्र में और एक ज़्यादा थी इधर पंजाब सिंध क्षेत्र में। दोनों तरफ जब दंगा भड़का तो महात्मा गांधी इस दंगे को शांत कराने के लिए इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के साथ मिलकर जो समय बिताया था या एक साथ जो लेटे थे मुस्लिमों को साथ लेकर, वह नोआखली नामक स्थान पर लेटे थे। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम दंगे को शांत कराने के लिए कहाँ पर मुस्लिमों के साथ इन्होंने समय व्यतीत किया था। तो यह मुस्लिमों को शांत करने के लिए और मुस्लिमों से हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे को बनाए रखने के लिए उन्होंने ये बंगाल के नोआखली में समय व्यतीत किया था। तो महात्मा गांधी ने दंगा जो शांत कराया था तो ये कराया था नोआखली में पहुंचकर। नोआखली, ये नोआखली कहाँ था? ये था बंगाल में। तो महात्मा गांधी ने नोआखली में हिंदू मुस्लिम दंगे को मुस्लिमों के साथ रहकर समाप्त कराया, शांति वार्ता कराई 1946 में। 1947
15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। भारत को आज़ाद कर दिया जाता है और भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी जाती है। भारत आज़ाद हो जाता है। भारत आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान की अलग मांग करी जाती है, तो पाकिस्तान एक नए देश बनाने की घोषणा भी कर दी गई थी। पाकिस्तान की घोषणा कर दी गई थी। अब भारत पाकिस्तान दोनों आज़ाद हो चुके थे। अब दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण होना था। तो 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण होता है। भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण होता है 17 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। अब पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण होना होता है। तो 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण होता है। इसमें पाकिस्तान और भारत की सीमा के निर्धारण के लिए एक जो व्यक्ति थे, इसके अध्यक्ष थे, वह थे सेरिल रैडक्लिफ। तो भारत पाक की सीमा का निर्धारण हुआ था, वह सेरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में हुआ था। 1947 में भारत आज़ाद हो गया। 1948 में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा M.K. गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। M.K. गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई 1948 में। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर होते हैं और संविधान का कुछ भाग अर्थात संविधान के कुछ अनुच्छेद, लगभग 13 अनुच्छेद, संविधान के 13 अनुच्छेद और भाग 1 यहाँ पर लागू कर दिया जाता है। अर्थात नागरिकता संबंधी नियम भी 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। पूर्ण रूप से जो संविधान लागू होता है वह होता है 26 जनवरी को, वह जवाहरलाल नेहरू के कहने पर। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बन जाता है। 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र घोषित होता है। 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र घोषित होता है और पहले आम चुनाव प्रारंभ होते हैं। अर्थात पहले आम चुनाव 1951 और 1952 हुए। भारत में पहले लोकसभा के आम चुनाव 1951-52 हुए और 52 में सभी चुनाव होने के बाद सभी सांसदों को एकत्र किया गया। तो भारत में सांसदों की पहली बैठक हुई थी, अर्थात पहली बार जो लोकसभा का गठन हुआ था वह 1952 में हुआ था। तो भारत में पहली लोकसभा का गठन, भारत में पहली आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। भारत में पहली लोकसभा का गठन भाई चुनाव 51-52 में हुए थे। गठन का मतलब जब सभी लोग अपनी शपथ ग्रहण कर लेंगे और सदस्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे तो गठन कहा जाएगा। तो ये सभी लोग चुनाव होने के बाद 1952 में ये संसद में एकत्र होते हैं, सभी को शपथ ग्रहण कराई जाती है और पहली बार लोकसभा का गठन होता है। तो भारत में सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। 1952 में लोकसभा गठन 1952 हुआ था। तो भारत के पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए थे और पहली बार लोकसभा का गठन 1952 हुआ था। 1952 हुआ था। भारत में संविधान सभा का जो विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था ये तो 1936 के फैजपुर अधिवेशन में किया गया था। भारत में संविधान सभा के गठन की जो मांग करी गई थी वह सर्वप्रथम
1936 में फैजपुर अधिवेशन की गई थी। केंद्र संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह है कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर हुई थी। पहली बार अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, अंतरिम सरकार का मतलब प्रोटोटाइप सरकार। भारत में पहली बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वह तो हुआ था 1946 में। भारत में पहली बार अंतरिम सरकार का गठन, भारत में पहली बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वह तो 1946 में हुआ था, जबकि वास्तविक सरकार का गठन हुआ था वह 1952 में हुआ था। भारत में वास्तविक सरकार का गठन चुनाव द्वारा जो हुआ था वह 1952 में हुआ था। भारत में पहली बार जो सरकार का गठन हुआ था अर्थात सरकार प्रोटोटाइप सरकार, अंतरिम सरकार, इसमें कुल 15 सदस्य बने थे। यहाँ पर जो गवर्नर बना था वह बना था लॉर्ड माउंटबेटन, जो यहाँ का गवर्नर था, वही राष्ट्रपति रहा था। गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन बना था और जो यहाँ पर अध्यक्ष बने थे वह बने थे जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन के अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष बने थे वह बने थे जवाहरलाल नेहरू। और पहली अंतरिम सरकार में जो रेल मंत्री बने थे वह बने थे आसफ अली और रक्षा मंत्री बने थे बलदेव सिंह और शिक्षा मंत्री बने थे सिराज गोपालाचारी और वाणिज्य मंत्री बने थे आई चुंदरीलाल। अच्छा, सैंडर्स की हत्या का केस जो था, सैंडर्स हत्या का केस था, यह लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना गया था। तो जो जितिन दास ने 64 दिन की भूख हड़ताल रखी थी, जितिन दास को गिरफ्तार किया था लाहौर हत्या या सैंडर्स हत्या लाहौर षड्यंत्र केस में जितिन दास को गिरफ्तार किया गया था। तो इन्होंने जेल में ही 64 दिन की भूख हड़ताल रखी थी। जितिन दास ने जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल रखी, क्योंकि सैंडर्स की हत्या का केस इन पर लगाया गया था और इन्हें एक विद्रोही और क्रांतिकारी के रूप में इन्हें माना गया था, क्रांतिकारी रूप में इन्हें बंद किया गया था। लेकिन जितिन दास अपने क्रांतिकारी के रूप को बदलकर अपने राजनीतिक रूप में आना चाहते थे। इन्होंने हड़ताल रखी थी कि हम क्रांतिकारी नहीं हैं, हम राजनीतिक एक व्यक्ति हैं। ये अपनी सज़ा राजनीतिक रूप में बदलाना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने जेल में ही भूख हड़ताल रख दी थी। भूख हड़ताल में ये 64 दिन लगातार भूखे रहे और भूख हड़ताल के तहत इनकी मृत्यु हो गई थी। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है 64 दिन की भूख हड़ताल के तहत जेल में मरने वाले स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी कौन थे? वह थे जितिन दास।